नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन कर माथा टेका और आरती उतारी। राष्ट्रपति की पत्नी सरिता कोविंद और परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने दर्शन पूजन किया। यहां पर प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देश के प्रथम नागरिक से मर्यादा पुरुषोत्तम का पूजन करवाया। राष्ट्रपति कोविंद ने रामलला के दर्शन करने के बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामायणकालीन वृक्षों का पौधारोपण किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रपति सपरिवार अयोध्या रेलवे स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन के द्वारा लखनऊ के लिए रवाना हो गए। तो वहीं रामकथा पार्क में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप जलाकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को रामनामी ओढ़ाकर के राम दरबार का चित्र भेंट किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति की धर्मपत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत की। 1 नवंबर 2021 तक रामायण कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही डाक टिकट का भी विमोचन किया गया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या वही है जहां पर राम है। राम के बिना अयोध्या की कल्पना असंभव है। प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन कहा। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी का दुनिया में डंका बजाया। ध्यानचंद जी का जीवन खेल को समर्पित था। प्रधानमंत्री के मन की बात का 80वां एपिसोड प्रसारित किया गया। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा कुछ करना चाहता है। युवाओं का मन बदल चुका है। मंजिल नहीं, राह नहीं और चाह भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हॉकी में पदक मिले बिना भारतीय नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में बड़ा प्रभाव पैदा किया है। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक भी चल रहा है। हमारे खेल जगत में जो कुछ भी हुआ वो विश्व की तुलना में भले ही कम हो, लेकिन विश्वास भरने के लिए काफी हुआ है। देश के बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चों के खेल में आगे जाने पर खुशी होती है। ये जो ललक दिख रही है वही मेजर ध्यानचंद को असली श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन महान परंपराओं को आगे लेकर के जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जन्माष्टमी महापर्व भी है। जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व है और मैं सभी देशवासियों को इसे लेकर शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान के बदले हालात के लिए हमारे लिए चुनौती है। इन हालातों ने हमारे देश को फिर से सोचने पर मजबूर किया है। हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं और क्वाड का गठन इसी रणनीति को दिखाता है। भारत की क्षमता होने के बाद भी भारत ने किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया और ना ही किसी पड़ोसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। ऐसा भारत का इतिहास रहा। हम लोगों ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में सीएम योगी ने लोगों की फरियाद को सुना। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। दिसंबर 2023 तक भव्य गर्भगृह में रामलला के दर्शन होंगे। नींव का काम पूरा हो गया। अब एक साथ परकोटा और रिटर्निंग वॉल का निर्माण होगा। कल मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। कृष्ण जन्मभूमि में सीएम विशेष पूजा अर्चना करेंगे। कान्हा की नगरी मथुरा नंदलाल के स्वागत को लेकर तैयार है। जन्मभूमि को दुल्हन की तरह से सजाया गया है। श्रद्धालुओं को यहां पर पहुंचने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उधर गाजियाबाद में इस बार भी जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों की एंट्री नहीं होगी। भक्तों को यहां पर डिजिटल दर्शन करने पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के चलते यह फैसला किया गया है। 15 सितंबर को लखनऊ में जयंत चौधरी भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन करेंगे। हिंदू मुस्लिमों को एक मंच पर लाने पर जोर दिया जाएगा। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगातुल्लाह अंसारी और अंबिका चौधरी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ ने बड़ा हमला बोला।
बसपा नेता ने सपा ज्वाइन करने वाले दोनों नेताओं को दगा हुआ कारतूस बताया। यूपी में 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगे स्कूल। एक सीट पर एक बच्चा करेगा अकेले लंच। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे जा सकेंगे स्कूल। काफी समय से कोविड की वजह से स्कूल बंद थे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। टोक्यो पैरालंपिक में मिला भारत को पहला मेडल। भाविना ने भारत को दिलाई चांदी। टेबल टेनिस के विमेंस सिंगल मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। भाविना पटेल के सिल्वर जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी सराहना की। कहा कि भाविना की जीत भारत के लिए गर्व की बात है। पैरालंपिक टेबल टेनिस में सिल्वर जीतने पर भाविना पटेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी। काम के जीवन का सफर प्रेरणात्मक है। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी भाविना को बधाई देते हुए कहा कि टोक्यो पैरालंपिक्स में महिला टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भाविना पटेल को हार्दिक बधाई। आपकी सफलता भारतीय दल और देश के लिए प्रेरणादायी है। पैरालंपिक में भाविना पटेल के सिल्वर मेडल जीतने पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। लिखा, भारत आपकी उपलब्धि की सराहना करता है, अपने देश को गौरवान्वित किया है। गोरखपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने जमकर सुर्खियां बटोरी और लोगों से महंगाई और उनकी समस्याओं को लेकर सड़कों पर जाकर उनसे बात की। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने महोबा में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ निकल कर आ रहा है। 2022 में बसपा की सरकार बनेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी आगाज किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद में काफी अंतर है। देवरिया जिले के मदनपुर थाना इलाके में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक रिटायर्ड फौजी की मारपीट के दौरान मौत हो गई। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से घिरे गांव का दौरा किया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर झांसी में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन खास उत्साह के साथ मनाया गया। ध्यानचंद स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में देश के 35 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बिजनौर के हल्दौर के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े दुकान में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे। जन आशीर्वाद यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर में सहकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य निकाय की बैठक में कई किसानों ने पहुंचकर हंगामा किया। समिति के कई सदस्यों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बिना सूचना के बैठक की जा रही थी। बलिया के नरही थाना इलाके में प्रधान की दबंगई देखने को मिली, जहां पर प्रधान ने बाढ़ पीड़ित बुजुर्ग को दरवाजे पर लात घूंसों से जमकर पीटा। आपको बता दें कि बाढ़ आपदा का राशन लेने के लिए गरीब बुजुर्ग पहुंचा था। पिटाई का वीडियो वायरल होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजेश्री चौधरी बोस के कानपुर आगमन पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान राजेश्री चौधरी बोस ने बताया कि आजादी की जो परिभाषा थी, हमारी परंपरा को आजादी मिले, जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। भदोही में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जहां पर एम्बुलेंस के लिए बीमार के परिजन कॉल करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिलने पर ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रामपुर के बिलासपुर में लोगों ने जल शक्ति मंत्री के काफिले को रोककर लोगों ने मंत्री को खराब सड़क दिखाई। इसके बाद डीएम ने मंत्री के सामने ईओ को फटकार लगाई। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में महिला को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। चारपाई से बांधकर मारपीट की गई। इसका वीडियो सामने आया, जहां पर चारपाई से बांधकर महिला को खेत में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी नूतन ठाकुर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। गोंडा में जमीन विवाद में दबंग ने गाड़ी चढ़ाकर किसान को घसीटा। लोगों के शोर मचाने पर गाड़ी चालक भाग छूटा। घायल किसान की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री के अचानक गिरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे पुलिस के सिपाही ने यात्री को पकड़ लिया, ऊपर प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इससे यात्री की जान बची। गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे पिता पुत्र को गिरफ्तार किया जो मिलकर क्राइम किया करते थे। हाल ही में इस पिता पुत्र ने लूडो खेल रहे युवक की गोली मारकर हत्या की थी। वहीं पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झांसी के गुरसराय थाना इलाके में 13 साल की लड़की की हत्या कर दी गई। पत्नी के दबाव में आकर पिता ने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी इलाके में चोरी के आरोप में युवक की पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस चौकी पर प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की है। गोंडा के जिला अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए तीमारदारों ने हंगामा किया। हंगामे की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। उधर लखनऊ में एक बार फिर से तेज बारिश हुई है। भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। तेज बारिश की वजह से मौसम यहां पर सुहाना हो गया। वहीं गोंडा में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बरसात से कटरा विकासखंड के ग्राम पंचायत मथुरा में जलभराव की स्थिति से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मेरठ में डबल मर्डर से हड़कंप, लापता बच्चों का शव बरामद। शरीर पर मिले धारदार हथियार के निशान। गुस्सा ग्रामीणों ने पुलिस को नहीं उठाने दिए शव। इटावा में तेज बारिश से अंडरपास में पानी भर गया। रोडवेज बस और एम्बुलेंस पानी में डूब गई। जेसीबी मशीन के जरिए इन्हें बाहर निकाला गया। उधर काबुल के एयरपोर्ट के पास रॉकेट से एक बार फिर से हमला हुआ है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने रॉकेट के जरिए आईएसआईएस के आतंकवादियों को निशाना बनाया। इस हमले में अफरा तफरी मच गई। हमले में एक मासूम की मौत हुई है, जबकि 3 लोगों के घायल होने की खबर है। एयरपोर्ट के पास हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरी जगह पर भागते हुए दिखाई दिए। हमला रिहायशी इलाके में होने से भारी नुकसान की आशंका है। बीते दिनों सिलसिलेवार धमाकों से राजधानी काबुल दहल गया था। काबुल एयरपोर्ट के पास गुरुवार को एक के बाद एक कई धमाके हुए थे, जिसमें 169 अफगानिस्तानी नागरिकों और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी धमाके की और आशंका जताई थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूरी बनाए रखने की अपील की थी। उधर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। तालिबानी राज में आईएसआईएस के भारत तक पहुंचने की बेखबरें। दक्षिण एशिया में आतंकी हरकतें बढ़ने की आशंका जताई गई है। तालिबान पर पलटा संयुक्त राष्ट्र। आतंकवाद पर उसने कहा था तालिबान को दूसरे देश में बैठे आतंकियों का साथ नहीं देना चाहिए और ताजा रिपोर्ट में तालिबान का जिक्र नहीं है। तालिबान ने अपने कब्जे से बचे अफगानिस्तान के एकमात्र पंजशीर प्रांत में दाखिल होने का दावा किया। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्ला समांगानी ने कहा है कि इस्लामिक अमीरात की सेना ने बिना किसी विरोध और खून खराबे के पंजशीर में एंट्री कर ली है। उधर नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के समर्थकों ने तालिबान के दावों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं हुई। तालिबान की एंट्री की खबरें बेबुनियाद हैं। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। बीते 24 घंटे में 45,083 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 31,343 मरीजों ने कोरोना को मात दी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 27 मरीज रिकवर हुए हैं। यूपी में अभी भी 329 केस एक्टिव हैं। उधर केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,801 नए मामले सामने आए, जबकि 179 की मौत हो गई। केरल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले हफ्ते से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,654 नए केस सामने आए। एक दिन में 170 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 61 नए केस मिले हैं। एक दिन में 62 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 412 केस एक्टिव हैं।